डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आर ऑल डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने आपको इससे पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि हम नेक्स्ट जो हैं वो हर चैप्टर को ब्रीफली एनालाइज करेंगे। तो आइए आज हम अपने पहले चैप्टर नंबर 10 गैसेस एक्सचेंज को एनालाइज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अपनी इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हमारे इस चैप्टर के अंदर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है तो स्टूडेंट्स आइए हम अपने पहले चैप्टर नंबर 10 का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स आपने इस बात ध्यान में रखना है कि इस चैप्टर में से आपको एक तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आपके पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं इसमें से, और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपको 3 पूछे जाएंगे और आपका एक एमसीक्यू है इस चैप्टर के अंदर से। ठीक है, और ये 1 नंबर का है। तो टोटल आपका जो टोटल मार्क्स का आपको पेपर आएगा इस चैप्टर के अंदर से वो 7 नंबर का आपको पेपर आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए अब हम देखते हैं कि इसके अंदर से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें आप। ठीक है, अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे हमारे पास यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन स्टार्ट होती है। सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन की है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं ग्लूकोज में मौजूद हैं, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के जरिए टूटते हैं और एटीपी में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसके साथ एक इसकी एक्स्ट्रा चीज़ क्या लिखनी है? आपने इसकी लिखनी है टाइप्स। इसकी 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास। एक को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एक को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एक हमारे पास क्या है? एन एरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने इसकी 2 टाइप्स आप लोगों ने इसकी लिखनी है। अब स्टूडेंट्स आए हम जो है हम नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, हमारे पास जो अगली डेफिनेशन है हमारे पास वो किसकी है? स्टूडेंट्स हमारे पास जो अगली डेफिनेशन है वो एरोबिक रेस्पिरेशन की है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है हमारे पास। और एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में आप एक्स्ट्रा चीज़ क्या लिखेंगे? वो इक्वेशन जो आपने अपनी 9th क्लास के अंदर भी पढ़ी हुई थी कि C6H12O6 जो है, ठीक है, जब ये हमारे पास जो है ये किसके साथ मिलेगा? ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, तो क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साथ एटीपी की शक्ल में एनर्जी रिलीज होगी। तो स्टूडेंट्स आपने जो है इस ये लिखना है साथ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो है आप नेक्स्ट आएँ, अगली जो आपको डेफिनेशन करनी है आपने वो आपके पास यहाँ से गैसेस एक्सचेंज की है कि ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाना गैसेस एक्सचेंज कहलाता है। इसके बाद आपने डेफिनेशन करनी है ब्रीथिंग की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये भी वो कहता है कि ब्रीथिंग जो है वो इस्तेमाल होता है कब? जब एनिमल्स जो हैं वो अपनी जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाते हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? ठीक है, आप लोगों ने यहाँ से रेस्पिरेशन से यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ रेस्पिरेशन से स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन से लेकर यहाँ तक, ये रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के अंदर फ़र्क है। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस, जबकि ब्रीथिंग में सिर्फ मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं। ये आपने इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यूज के हवाले से भी आपको पता होना चाहिए और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आएँ अब जो है वो हम अपने नेक्स्ट चीज़ को देखते हैं। हमारे पास जो अगला है स्टूडेंट्स, अगली जो हमारे पास डेफिनेशन जो है जो आपसे पूछेगा वो है स्ट्रोमेटा की, जो कि आपसे पूछी जा सकती है। स्ट्रोमेटा की अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती, ठीक है, तो आप आसान जुबान में याद रख लें कि स्ट्रोमेटा क्या होता है हमारे पास। स्ट्रोमेटा हम कहते हैं ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल्स को। कैसे कहते हैं? ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल्स इज कॉल्ड स्ट्रोमेटा। यहाँ पे अगर मैं जल्दी से लिख दूँ, ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल्स इज कॉल्ड स्ट्रोमेटा। ठीक है, आपने ये डेफिनेशन जहन में रखनी है। स्टूडेंट्स अब हम स्ट्रोमेटा को देख भी लेते हैं कि स्ट्रोमेटा हमारे पास आखिर होते क्या हैं। स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ये पत्ते की लेयर है हमारे पास सबसे बाहर वाली। ठीक है, ये सबसे बाहर वाली लेयर है, इसे क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। स्टूडेंट्स क्यूटिकल के नीचे हमारे पास ये होती है अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के नीचे हमारे पास है मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स जो हैं ये हमारे पास ये वो सेल्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में खुराक तैयार करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके बाद ये हमारे पास 2 गार्ड सेल्स हैं और इनके दरमियान जो स्पेस है इसको हम एक को स्टोमा कहते हैं, और अगर हमारे पास जो प्लूरल होगी तो वो हमारे पास क्या होगी? स्ट्रोमेटा होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो स्ट्रोमेटा की डेफिनेशन है। ठीक है अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने ये यहाँ से आपका एमसीक्यू पूछ सकता है। ठीक है, मैं आपको इसका थोड़ा सा अगर ओवरव्यू दे दूँ। ठीक है, आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है, पौधे के अंदर ना 2 रिएक्शंस हो रहे होते हैं। एक को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस और एक हमारे पास होता है रेस्पिरेशन। एक फोटोसिंथेसिस है और एक क्या है? रेस्पिरेशन। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दूँ, फोटोसिंथेसिस के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ मिलता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, और क्या बना देता है? ग्लूकोज बना देता है C6H12O6, प्लस वो क्या बना देता है? प्लस वो बना देता है ऑक्सीजन। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है? C6H12O6 जो है ग्लूकोज, वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देते हैं। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये दो रिएक्शंस हैं, ये वाला फोटोसिंथेसिस वाला है और ये रेस्पिरेशन में। अब ये जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो दिन के टाइम में होता है, ठीक है, जबकि जो रेस्पिरेशन है ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो हर वक्त होती है। अब आपसे वो पूछ सकता है कि दिन के वक्त पौधे कौन सी गैस को रिलीज़ करते हैं। दिन के वक्त जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को क्यों रिलीज़ करते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो सरप्लस अमाउंट में, काफ़ी सारी अमाउंट में बनती है, जबकि रात के वक्त जो पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने इस ये का चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये आपसे एमसीक्यू के अंदर पूछी जा सकती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आए अब हम अपने नेक्स्ट डेफिनेशन को देखते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास जो अगली नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, वो हमारे पास है लेंटिसेल्स की। लेंटिसेल्स की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। लेंटिसेल्स हमारे पास क्या होते हैं? जो हमारे पास वुडी स्टेम्स से मुराद ऐसे तना जिनके ऊपर लकड़ी है, ठीक है, मतलब जो ओल्ड स्टेम्स हैं और मेच्योर रूट्स हैं, ठीक है, उनकी जो सारी सरफेस है वो छोटे छोटे सुरागों के जरिए, उनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है। वो जो छोटे छोटे सुराग हैं हमारे पास, वो वाटर और गैसेस दोनों के लिए परमिएबल है, दोनों को गुजरने की इजाज़त देते हैं। उन सुरागों को हम किसका नाम दे देते हैं? उन सुरागों को हम नाम दे देते हैं लेंटिसेल्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। अभी जो लेंटिसेल्स का हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंटिसेल्स का क्या है हमारे पास? फंक्शन है। ये उसका क्या है? फंक्शन। तो आपने इसको एज अ फंक्शन जो है वो अपने जहन के अंदर रखना है, ठीक है। समझ आ रही स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपने एक और चीज़ जहन में रखनी है, जो हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स से पानी में रहने वाले जो पौधे हैं वो पानी से ही ऑक्सीजन लेते हैं और पानी के अंदर अपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी आप लोगों ने इसको एमसीक्यू के तौर पर ध्यान में रखना है कि जो लेंटिसेल्स हैं वो हल्के से ज़्यादा रेज होते हैं, ज़्यादा उभरे हुए होते हैं जनरल स्टेम की निस्बत, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये कुछ डेफिनेशंस थी पहले पेज पर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो जाता है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। स्टूडेंट्स गैसियस एक्सचेंज जो है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, इसमें हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के हमारे पास ना दो पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं एयर पैसेज वे, ठीक है, और एक हमारे पास है लंग्स, ठीक है, जिसको हम आगे देखेंगे। स्टूडेंट्स हम सबसे पहले एयर पैसेज वे को देखते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आपने इस चैप्टर में से अच्छे नंबर लेने हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो आपकी जो है वो पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप जो है वो एयर पैसेज वे को अच्छी तरह से इसको आप क्या कर लें, आप इसको याद कर लें, ठीक है, एयर पैसेज वे को अच्छी तरह, क्योंकि इसमें से हर पॉइंट पर एक जो है वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कह लें शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एयर पैसेज वे का जनरल पाथवे क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका जनरल पाथवे हमारे पास क्या है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अगर बताता चलूँ डायग्राम में। स्टूडेंट्स का जनरल पाथवे हमारे पास ये है कि यहाँ पे सबसे पहला जो है वो हमारे पास नेज़ल कैविटी है। नेज़ल कैविटी से हमारे पास जो है वो यहाँ से हवा जो है वो जाती है आगे फेरेंक्स के अंदर, फिर फेरेंक्स से जो है वो हवा जो है वो आगे जाती है लैरिंक्स में, ठीक है, पॉइंट लैरिंक्स है, ठीक है। लैरिंक्स के नीचे, लैरिंक्स की ओपनिंग को हम ग्लोटिस कहते हैं और ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस के नीचे हमारे पास सांस की नाली होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं, ठीक है। और ट्रेकिया के बाद यहाँ से इस तरह से ये जो दोनों एयर है वो दोनों लंग्स के अंदर चली जाती हैं और लंग्स से आगे जाती है ब्रोंकाई के अंदर, ठीक है। लंग्स में हमारे पास, लंग्स में क्या है, ट्रेकिया डिवाइड होती है दो ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई आगे डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में और ब्रोंक्यूल्स आगे डिवाइड हो जाते हैं एल्वियोलर डक्ट्स में और एल्वियोलर डक्ट्स आगे डिवाइड हो जाती हैं एल्वोलाई में, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और आपसे पेपर में पूछता है कि वो आपसे कहता है कि ट्रेस करें, किसको ट्रेस करना है, आपने ट्रेस करना है एयर पैसेज वे को, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको ट्रेस कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपने जो चीज़ ध्यान में रखनी है, आपने सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नोस्ट्रल्स क्या होते हैं, ठीक है। हमारे पास ये जो नोज़ है ये बाहर की तरफ ओपन होती है, जिन सुरागों के जरिए इसको हम नोस्ट्रल्स कहते हैं, ठीक है। अब नोस्ट्रल्स में हमारे पास क्या होता है, आपको पता है कि आपकी नेज़ल कैविटी के अंदर यहाँ से, ठीक है, आपने फंक्शन ध्यान में रखने हैं कि फाइन हेयर्स का क्या फंक्शन होता है और म्यूकस का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जो फाइन हेयर्स हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास इस तरह से ना ट्रैप होते हैं, ट्रैप हुए होते हैं हेयर्स हमारे पास, जब उससे हवा गुजरती है तो उसके अंदर से डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास जो म्यूकस है वो क्या करता है, वो जो कमिंग एयर है उसको मॉइस्ट करता है, ठीक है, और बॉडी के टेम्परेचर के बराबर कर ले आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसके फंक्शंस को आपने ध्यान में रखना है, आपसे एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आपने आगे जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो हमारे पास है फेरेंक्स क्या होता है, ठीक है। फेरेंक्स हमारे पास याद रखिएगा ये हमारे पास वो कॉमन रास्ता है फेरेंक्स, जो कि फूड के लिए भी कॉमन है और एयर के लिए भी कॉमन है, यहाँ से हवा और खुराक दोनों ही गुजरती हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो नेज़ल कैविटी है वो ओपन होती है फेरेंक्स में, ठीक है, दो छोटे छोटे सुरागों के जरिए जिनको हम इंटरनल नॉस्ट्रल्स कहते हैं, ठीक है। फेरेंक्स की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। फेरेंक्स एक मस्कुलर पैसेज है, मसल्स का बना हुआ एक रास्ता है जो कि फूड और एयर दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। अब आगे हमारे पास जो है ये इट एक्सटेंड्स द ओपनिंग ऑफ एसोफेगस
एंड द लैरिंक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास इस तरह से होता है कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह से एक नाली है, ये फेरेंक्स है, ठीक है। फेरेंक्स के आगे हमारे पास यहाँ पे हवा और खुराक दोनों इकट्ठे गुजरते हैं। फिर हमारे पास क्या है, आगे की तरफ हमारे पास जो है वो सांस की नाली आ जाती है और पीछे की तरफ हमारे पास खुराक की नाली आ जाती है, ठीक है। अगर आप लोग देखें तो ये जो आपकी आगे वाली नाली है ये सांस की नाली, और सांस की नाली के पीछे जो है वो खुराक की नाली होती है जिसे हम एसोफेगस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हलक है ये फेरेंक्स है, ठीक है। फेरेंक्स जो है वो दोनों के लिए कॉमन है। उसके बाद जो है वो दोनों जो है वो डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है। हवा का रास्ता अलग हो जाता है, खुराक का रास्ता अलग हो जाता है। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है हमारे पास आपने ग्लोटिस की डेफिनेशन ज़हन में रखनी है। द एयर गोज, ठीक है। ग्लोटिस हमारे पास क्या है, यहाँ से ग्लोटिस की डेफिनेशन स्टार्ट होती है, एक नैरो ओपनिंग है एट द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स व्हिच लीड्स इनटू द लैरिंक्स, ठीक है। फेरेंक्स के यहाँ पर जिस तरह हमारे पास, मैंने आपको बताया आगे वाली सांस की नाली है, तो फेरेंक्स के फ्लोर पर यहाँ पर हमारे पास इस तरह से एक छोटा सा सुराग होता है जिसे हम लोग इसका नाम देते हैं, हम लोग इसे नाम दे देते हैं ग्लोटिस, ठीक है। ये छोटा सुराग फेरेंक्स की जो हमारे पास ऊपर वाला क्या है, फेरेंक्स है, ठीक है। फेरेंक्स के हमारे पास फ्लोर पर होता है और लैरिंक्स के टॉप पर होता है। अब इसी ग्लोटिस के ऊपर इस तरह से ना हमारे पास एक छोटा सा ढक्कन होता है कार्टिलेज का बना हुआ, इसी ढक्कन को हम नाम देते हैं एपिग्लोटिस। किसका नाम देते हैं, एपिग्लोटिस का नाम देते हैं, ठीक है। अब एपिग्लोटिस की डेफिनेशन क्या है वो यहाँ पे लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ग्लोटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यू नोन एज एपिग्लोटिस, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने जो चीज़ ध्यान में रखनी है, एपिग्लोटिस के अंदर हमारे पास कौन सी किस्म का कार्टिलेज होता है, ये स्पोर्ट एंड मूवमेंट में लिखा हुआ है, इसके अंदर हमारे पास होता है इलास्टिक कार्टिलेज। ये भी आपने एमसीक्यू ज़हन में रखना है, क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज होता है इसके अंदर, ये स्पोर्ट एंड मूवमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब आए हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स आगे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का वो यहाँ से है, ठीक है। ये हमारे पास आपसे पूछता है कि व्हाट इज वॉइस बॉक्स, ठीक है, डिफाइन वॉइस बॉक्स, ठीक है। जब वो आपसे वॉइस बॉक्स पूछेगा या वो आपसे पूछ ले लैरिंक्स क्या होता है, ठीक है, तो आपने यही लिखना है, ठीक है, क्योंकि लैरिंक्स को ही वॉइस बॉक्स कहते हैं। लैरिंक्स एक बॉक्स होता है जो कि कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये हमारे पास फेरेंक्स और ट्रेकिया के दरमियान में होता है, इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये वॉइस बॉक्स की डेफिनेशन है, ठीक है। अब वॉइस बॉक्स हमारे पास इस तरह से एक डब्बा है, ठीक है। लैरिंक्स मैंने आपको बताया था फेरेंक्स के नीचे लैरिंक्स है। अब इस लैरिंक्स के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स इस तरह से, ठीक है, टू थिन एज्ड, ठीक है, यहाँ से इस तरह दो बारीक किनारों वाले, ठीक है, टू थिन एज फाइब्रियस, फाइब्रियस का मतलब होता है धागों की तरह के बैंड्स होते हैं, ठीक है। बैंड्स हम कहते हैं, ठीक है, वैसे आपने रबर बैंड देखा होगा जो हाथ पे पहनते हैं, बैंड कहते हैं किसी चौड़ी चीज़ को, ठीक है। तो दो बारीक किनारों वाले फाइबर्स के बने हुए बैंड्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, हम लोग कह देते हैं इन्हें वोकल कॉर्ड्स, वो लैरिंक्स में स्ट्रेच हुए होते हैं, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या है, ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इनका फंक्शन लिखना है, ये इसका फंक्शन आ जाएगा, वोकल कॉर्ड्स का फंक्शन, वो आपसे डेफिनेशन भी पूछता है, ठीक है, और इसका फंक्शन। अब स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं इस चैप्टर की, उनमें एक तो हमारे पास है, ठीक है, कि स्टोमेटा और लेंटिसेल्स में क्या फ़र्क होता है, एक हमारे पास जो है वो इससे पहले कि हमारे पास लैरिंक्स क्या है, ठीक है, और फेरेंक्स और लैरिंक्स में आपसे फ़र्क पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद नेजल कैविटी के अंदर जो हेयर्स है और म्यूकस है उसका काम क्या है, और यहाँ पर ये जो वॉइस बॉक्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आए हम आगे देखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको एक मिनट पर रीड कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, आप इसे रीड ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन एज इट इज़ इसमें कोई बात नहीं है। यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास जो वाइब्रेशंस हैं, जो आवाज़ है हमारे पास, ठीक है, ज़ुबान तो जानवरों के पास भी है, ठीक है, लेकिन जो स्पीच की क्वालिटी है वो सिर्फ इंसानों को अलॉट की गई है, ठीक है। कैसे, ठीक है, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं चीज़ें वो हमारी ज़ुबान से, हमारी लिप से, हमारे चीक्स, हमारी ज़ुबान और हमारे जाज़िम के खास मूवमेंट्स के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। स्पीच एक ऐसी क्वालिटी है जो कि सिर्फ इंसान को दी गई है, ठीक है, जो कि पेपर जो है वो एनालिटिकल आते हैं, ठीक है। तो आपसे किसी भी तरह से वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आप एक मिनट में इसका कॉन्सेप्ट ज़रूर ले लें ताकि पेपर में अगर ये आ जाए तो आप इसको किसी ना किसी तरह से एडजस्ट कर सकें, ठीक है। स्टूडेंट्स अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ट्रिकिया, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लैरिंक्स जो है वो आगे जाती है ट्रिकिया के अंदर, ट्रिकिया को आगे हम क्या कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं। अब ये स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ट्रिकिया की लेंथ हमारे पास कितनी होती है, ट्रिकिया की लेंथ हमारे पास होती है 12 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ होती है, 12 सेंटीमीटर हमारे पास, ठीक है। ट्यूब वॉल है जो कि एसोफेगस के आगे मौजूद होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया ये हमारे पास सांस की नाली ट्रिकिया है, ट्रिकिया के पीछे एसोफेगस होती है, तो एसोफेगस के आगे मौजूद होती है। इसके अंदर सी शेप कार्टिलिजीनियस रिंग्स होते हैं, ठीक है, सी शेप होती है कार्टिलिजीनियस रिंग्स ट्रिकिया में। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका स्टूडेंट्स फ़ायदा ये है कि जब हम हवा को बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो अगर एक खाली पाइप होगा, ठीक है, एक मसल का बना पाइप हो, जब हवा उसके अंदर से बाहर निकल जाएगी उसको कट जाएगा। जिस तरह आप लोग एक बोतल लें और उसके अंदर से हवा को आप सक कर लेना तो किस तरह से बोतल कोलैप्स कर जाती है, जब आप हवा को बाहर निकालते हैं बिल्कुल इसी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन अगर जो है जिसके अंदर जो सी शेप कार्टिलेज रिंग्स है उसको कोलैप्स नहीं होने देते, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास जो अगला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास स्टूडेंट्स वो हमारे पास है ब्रोंकाई की। ब्रोंकाई क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है,
चेस्ट कैविटी के अंदर दाखिल होकर जो ट्रिकिया है हमारे पास, ये 2 स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होती है जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई के अंदर भी कार्टिलेज की बनी हुई प्लेट्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है अब हर ब्रोंकस जो है वो लंग के अंदर दाखिल होता है और वो स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये अगर आपको ब्रोंकाई की डेफिनेशन पूछ ले, ठीक है, तो आप लोग इतना भी लिखकर इतना लिख दें और साथ आप इस तरह से बना सकते हैं। आप ये बना दें, ये ट्रिकिया है, ट्रिकिया आगे इस तरह से 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है, ये ब्रोंकाई हैं और ये आगे अलग लंग के अंदर ओपन हो रहा है और ये आगे अलग लंग के अंदर ओपन हो रहा है। आप इसको इस तरह से लेबल कर दें, ये आपके पास क्या है, ब्रोंकाई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स से आगे हमारे जो है वो ब्रोंक्यूल की डेफिनेशन है। ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स यहाँ से होगा तो ब्रोंकाइज हैं मुसलसल डिवाइड करते रहते हैं लंग्स, यहाँ तक वो मजीद छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स बना लेते हैं जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आगे एल्वियोलर डक्ट्स की डेफिनेशन है। द ब्रोंक्यूल्स एंडस फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एल्वियोलर डक्ट्स, ठीक है। एल्वियोलर डक्ट्स की डेफिनेशन है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एल्वोलाई की डेफिनेशन है। एल्वोलाई की डेफिनेशन स्टूडेंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर वो पेपर में पूछ लेते हैं। हर एल्वियोलर डक्ट जो है वो क्लस्टर ऑफ पाउचेस, पाउचेस कहते हैं थैलियों को, ठीक है। क्लस्टर ऑफ पाउचेस के अंदर हमारे पास जो है वो ओपन होती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, जिसे हम नाम देते हैं, ठीक है, एल्वोलाई का। स्टूडेंट्स इस तरह ये हमारे पास एक एल्वियोलर डक्ट है, ठीक है, ये एल्वियोलर डक्ट है और ये हमारे पास इस तरह से ना पाउचेस हैं, ये थैलियाँ हैं, ठीक है। किसकी थैलियाँ हैं, इन थैलियों को हम क्या नाम देते हैं, एल्वोलाई का नाम देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आगे देखें, इस एल्वोलाई के इर्द गिर्द हमारे पास क्या मौजूद है, कैपिलरीज मौजूद हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, जो कि हमें जो है वो जिसके अंदर हमारे पास ब्लड होता है, खून होता है, तो हम जो सांस को अंदर लेके जाते हैं, हमारे एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन कहाँ पे जाती है, वो हमारे एल्वोलाई से आगे किसके अंदर चली जाती है, वो एल्वोलाई से आगे चली जाती है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ का एमसीक्यू है कि हमारे पास जो है एल्वोलाई में, एल्वोलाई वो जगह है जो कि हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस बनाती है। रेस्पिरेटरी सरफेस का मुराद है कि वो जगह है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। हर एल्वोलस जो है वो क्या है, वो एक सैक लाइक एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, और हमारे पास इसके इर्द गिर्द कैपिलरीज मौजूद हैं। स्टूडेंट्स ये आपने एल्वोलाई यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा लिखना है, अगर आपसे एल्वोलाई पूछ लेते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स उसके बाद ये एक एनालिटिकल शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। मैंने आपको पहले बताया था कि एयर पैसेज भी आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये आपसे पूछता है कि हाउ गैशियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस क्रॉस एल्वोलाई, ठीक है, एल्वोलाई का क्रॉस जो है वो गैशियस एक्सचेंज जो है वो किस तरह से होता है, ठीक है। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। पल्मोनरी आर्टरी आपको पता है कौन सी आर्टरी है, ठीक है, जो कि आपके लंग्स से हार्ट से आती है लंग्स तक, ठीक है, उसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है जब वो लंग्स से आती है, ठीक है। और वो आर्टरी आपको पता है कि एक आर्टरी जो है वो आर्ट्रियूल्स में डिवाइड करती है, आर्ट्रियूल्स आगे डिवाइड करते हैं, ठीक है, वेन्यूल आर्टरीज डिवाइड करते हैं, कैपिलरीज कर वेन्यूल और वेन्यूल्स मिलकर वेन्स बनाते हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है दिल से आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर वो लंग्स के अंदर दाखिल होती है और किस में डिवाइड कर जाती है, आर्ट्रियूल्स में। आर्ट्रियूल्स फिर किस में डिवाइड कर जाते हैं, कैपिलरीज में। फिर ये जो कैपिलरीज हैं ये एल्वोलाई को घेर लेती हैं। अब कैपिलरीज की दीवारें बहुत बारीक हैं, एल्वोलाई की दीवारें में देखें एक सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से बनी है, तो बहुत बारीक दीवारें होती हैं। तो जो ऑक्सीजन है वो बड़े आराम से एल्वोलाई से निकलकर ब्लड के अंदर आ जाती है, ठीक है। जब ब्लड के अंदर आ जाएगी ऑक्सीजन जो है तो हमारे पास ठीक है गैसेस जो और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वोलाई के अंदर चली जाएगी, ठीक है। फिर हम सांस को बाहर निकालेंगे तो हम ऑक्सीजन नहीं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, इजाफी जो कार्बन डाइऑक्साइड थी हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो है वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो कि हमारे पास है लंग्स। तो लंग्स में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और एमसीक्यूज भी आते हैं, ठीक है। हमारे पास ठीक है एक एल्वोलाई जो है एक तरफ वो लंग बनाती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए हमारे बॉडी के अंदर पेयर ऑफ लंग्स होता है, थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी को ही कहते हैं, मतलब सीने के अंदर जो खाली जगह है, ये आपने एमसीक्यू ज़हन में रखना है। हमारी जो चेस्ट वॉल है वो 12 जोड़ों से 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के। स्टूडेंट्स अगर वो आपसे पूछे कितने रिब्स हैं तो 24 रिब्स होते हैं, लेकिन जब वो आपसे पेयर्स पूछे तो 12 हैं, इसको जहन में रखना है आपने, ठीक है। और रिब मसल्स जो हैं, ठीक है, और रिब के ऊपर आपको पता है कि अगर ठीक है रिब के ऊपर मसल्स भी होते हैं, मसल्स को क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, ठीक है। आपने इसको जहन में रखना है, इंटरकोस्टल मसल्स का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए डायाफ्राम का। डायाफ्राम का एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि लंग्स के नीचे मौजूद होता है, इसको हम आगे इंस्पायरेशन में भी देखेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो है ये आपसे यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर, हमारे पास जो लेफ्ट साइड का लंग है वो हल्का सा छोटा होता है। वो आपसे पूछ लेगा कौन सा लंग छोटा होता है, तो स्टूडेंट्स इसके लिए ना मैं अपने स्टूडेंट्स को एक निमोनिक बताता होता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने जहन में रखना है कि आपका ठीक है दिल जो है वो किस साइड पर है, ठीक है, लेफ्ट साइड पर है, ठीक है। एक निमोनिक है, रियलिटी से इसका ताल्लुक नहीं, दिल आपका लेफ्ट साइड पर है, जहाँ पे आपका हार्ट है उस साइड का लंग जो है उसको जगह कम मिल रही है, वो छोटा है, ठीक है। और जहाँ पे दिल नहीं है राइट साइड पर,
ठीक है, वहाँ पर लंग जगह ज़्यादा मिल रही है, वो लंग बड़ा है, ठीक है। तो लेफ्ट लंग साइज़ में छोटा है और राइट लंग जो है वो साइज़ में बड़ा है, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है, दिल जो है लेफ्ट साइड पर है, उस साइड का लंग छोटा होगा और राइट साइड का लंग बड़ा होगा। अब जिस साइड का लंग छोटा होगा उसके अंदर लोब्स भी कम होंगे। लोब्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ, लोब्स 2 होंगे वहाँ पर, ठीक है। लेफ्ट लंग के अंदर हमारे पास 2 लोब्स होते हैं, राइट लंग के अंदर हमारे पास 3 लोब्स होते हैं। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये शॉर्ट एमसीक्यू आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन के अंदर कितने लोब्स होते हैं। तो लेफ्ट जो है वो छोटा होता है, 2 लोब्स होते हैं, राइट लंग जो है बड़ा होता है और उसके अंदर 3 लोब्स होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ तक इसको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरीज, वेन्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। प्लूरल मेम्ब्रेन आपसे पूछते हैं कि प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है। हर लंग के इर्द गिर्द, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक लंग है, लंग के इर्द गिर्द इस तरह से ना 2 दीवारें होती हैं, एक दीवार ये है और एक दीवार इसके अंदर इस तरह से इसके इर्द गिर्द एक और होती है। अब इन दीवारों के अंदर हमारे पास ना एक फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। अभी जो प्लूरल फ्लूइड है ये लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जब वो इस तरह से एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसको अच्छी तरह से जहन में रखना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ लंग्स भी हो गया, ठीक है। ये अब मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर आप लोग दोबारा देखें आपके पास इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है या आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये जो फ्लूइड है इस फ्लूइड को हम नाम देते हैं प्लूरल फ्लूइड का। किसका नाम देते हैं? प्लूरल फ्लूइड का। स्टूडेंट्स लोब्स है हमारे पास, ठीक है। ये लेफ्ट लोब है, देखिए यहाँ पे हमारे पास हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड पर है, तो यहाँ पे इस तरह से ना लोब्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये 2 लोब्स होते हैं इसके, यहाँ पे हमारे पास इसके 3 लोब्स होते हैं, ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब स्टूडेंट्स मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो कि आपसे पूछा जाएगा वो है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में क्या फ़र्क है। स्टूडेंट्स आपने इसके फ़र्क जो है दरमियान में लाइन लगा कर लिखना है, फ़र्क इसका, ठीक है। दरमियान में लाइन लगानी है और फिर दोनों का फ़र्क लिखना है। आपने क्या लिखना है, देखें इंस्पायरेशन में हमारे पास क्या होता है, रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिब्स जो हैं वो रेज हो जाते हैं, ठीक है। एक्सपायरेशन में क्या होता है हमारे पास, इसका बिल्कुल ऑपोजिट लिखना है, रिब्स मसल क्या करते हैं यहाँ से रिलैक्स करते हैं और रिब्स जो है वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। पहला फ़र्क आपने ये लिखना है। फिर आपने बताना है कि इंस्पायरेशन में क्या होता है, जो डोम शेप डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो नीचे चला जाता है, ठीक है। डोम शेप डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो नीचे चला जाता है। यहाँ पे आपने लिखना है कि जो डायफ्राम है वो रिलैक्स करता है और वापस अपनी डोम शेप में, स्टूडेंट डोम कहते हैं गुंबद को, इस तरह से, ठीक है। मतलब हमारे पास ये मैं आपको ऊपर दिखाऊँ अगर इसको, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना हमारे पास ये लंग है, ठीक है, और लंग के नीचे हमारे पास इस तरह से ना एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं डायाफ्राम, ठीक है। अब जब ये नीचे चला जाएगा डायाफ्राम इस तरह से, अब ये ऊपर वाला तो ख़त्म हो गया, ये वाली स्पेस तो ख़त्म हो गई है ना। जब ये वाली स्पेस जो है, ये स्टूडेंट्स ये देखेंगे, ये वाली स्पेस खत्म हो गई है। अब लंग का एरिया बढ़ गया, जब लंग का एरिया बढ़ जाएगा तो हवा जो है ज़्यादा अच्छी तरह से अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे लंग का एरिया बढ़ गया। अब जब लंग का एरिया बढ़ गया, आपने देखा होगा प्रेशर जो है वो इज इक्वल टू होता है, बराबर होता है फोर्स ओवर एरिया के। अब जब एरिया हमारे पास बढ़ गया तो क्या हो गया, जब प्रेशर कम हो गया तो अब हमारे के अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली हवा वो बाहर अंदर की तरफ रश करेगी, ठीक है, खुद ब खुद ही, बगैर किसी एनर्जी इस्तेमाल किए, ठीक है। जब लेकिन स्टूडेंट्स जब क्या होगा, जब एक्सपांशन करनी है हमारे पास वो डायफ्राम है वो इस शेप में नहीं होगा बल्कि हमारे पास वो इस शेप में आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट जब वो इस शेप के अंदर आएगा तो ये हमारे पास जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब जब वो हमारे पास इस शेप के अंदर आएगा, ठीक है, तो यहाँ का एरिया जो है वो कम हो जाएगा। जब एरिया कम होगा तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। अब लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो हवा खुद ब खुद ही बाहर मूव कर जाएगी, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है, ठीक है। इसका फ़र्क क्या है आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। मैंने आपको समझा भी दिया है। स्टूडेंट्स अगला फ़र्क आपने क्या जहन में रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे आपने बताना है इंस्पायरेशन में क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है थोरेसिक कैविटी का एरिया, ठीक है। जो एरिया थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज़ हो जाता है, यहाँ पे आपने लिख देना है कि थोरेसिक कैविटी का एरिया डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, आपने यहाँ पे आपने ये वाली लाइन लिख देनी आखिर में कि एयर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ रश करती है इक्वलाइज करने के लिए प्रेशर को। यहाँ पे आपने लिख देना कि जो एयर है वो हमारे पास एक्सपेल्ड आउट बाहर की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। आपने इसको दरमियान में लाइन लगा के, जिससे मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए आपने ऐसे ही लिखने हैं। सबसे पहले रिब्स का बताना है कि रिब्स में क्या होता है आपके पास, ठीक है। रिब्स को मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो रेज हो जाते हैं, रिब्स बाहर आ जाते हैं। जब आप सांस लेते हैं रिब्स बाहर आ गए, सांस ले, ठीक है, सांस बाहर निकाली रिब्स अंदर चले गए। डायफ्राम जो है जब हम सांस लेते हैं वो नीचे चला जाता है, ठीक है। जब सांस को बाहर निकालते हैं वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा, जब इंस्पायरेशन होगी तो लंग्स के अंदर एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है, और हवा का प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। जब एक्सपायरेशन होगी तो एरिया कम हो जाएगा, हवा का प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। इंस्पायरेशन में हवा बाहर से अंदर आएगी और एक्सपायरेशन में हवा अंदर से बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको जहन में रखना है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ह्यूमन ब्रीथिंग टाइम 16 to 20 टाइम्स है पर मिनट, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर 16 से 20 गुना होता है, ठीक है। स्टूडेंट इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर इस तरह लास्ट पर ये एक्सरसाइज के वक्त हमारा जो ब्रीथिंग टाइम है वो 30 to 40 टाइम्स होता है। ये आपको एमसीक्यू, दोनों एमसीक्यूज़ आपको पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। आपने इनको अच्छी तरह से जहन में रखना है, ठीक है।
ये भी आपका एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है और नीचे भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने एक सिंपल सी बात लिखी हुई है, जो रेस्पिरेटरी हम आपके जब हम ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, जब हम ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो हमें एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती है। जब हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है तो हमारे बॉडी के अंदर सब ज़्यादा वर्क करते हैं, तो आपको पता है ज़्यादा वर्क के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से आती है? सेलुलर रेस्पिरेशन। सब सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होगी? ग्लूकोज जो है जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमारे पास छूटेगी तो क्या बना देगी? कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी, और क्या बना देगी? वाटर बना देगी, और क्या बना देगा? एटीपी बना देगी। ठीक है, अब स्टूडेंट ये जो एटीपी है ये एनर्जी हमें चाहिए, लेकिन इस एनर्जी को लेते लेते हमारे जिस्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है नुकसानदेह है। अब फ़ौरन से हमारे जो ब्रेन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंटर है फ़ौरन से इसे सेंस करता है और ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से होता क्या है? दो फायदे होते हैं, एक तो हम इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को हम एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर लेकर आते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको आपने जस्ट एज रीड गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, ये एज इट इज़ आपसे पेपर में एक एनालिटिकल क्वेश्चन के तौर पर ज़रूर पूछा जा सकता है कि बताएं कि रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो किस तरह से सेंसिटिव है और ब्रीथिंग का रेट किस तरह से बढ़ाया जाता है। ठीक है, अभी आपसे पूछा जा सकता है रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो रेस्पिरेटरी सेंटर किस तरह से कंट्रोल करता है, तो आपने बताना है कि रेस्पिरेटरी सेंसर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के लिहाज से सेंसिटिव है। जब हम एक्सरसाइज या कोई हार्ड जॉब करते हैं तो जो मसल सेल्स हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन करवाते हैं ज़्यादा रेट पर, इसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है? ठीक है, उसके नतीजे में हमारे पास ये होता है कि प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, और जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो मैसेजेस भेजता है रिब्स मसल को और डायफ्राम को, जिसकी वजह से ब्रीथिंग रेट जो है वो बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपल सी एक चीज़ है, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बताई, आप लोगों ने इसे ध्यान से कवर कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे उसने सारा मैकेनिज्म बताया हुआ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। ठीक है, यहाँ से एमसीक्यूज़ आपसे पूछा जा सकता है। अब एक ही एमसीक्यू आना है, वो एमसीक्यू हमें नहीं पता कहाँ से आएगा, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको अगर आप अच्छी तरह से कर लेंगे, छोटा छोटा सा डाटा है, तो आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर नाइट्रोजन को सबसे पहले देखें, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 79% है, इंस्पायर्ड एयर में एक्सपायर्ड एयर में दोनों में सेम है, क्योंकि नाइट्रोजन का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है। ऑक्सीजन देखें यहाँ पर 21% है, ठीक है, और यहाँ पर देखें ऑक्सीजन जो है वो 16% है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कम क्यों हो गई ऑक्सीजन? क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर चली गई। यहाँ पे देखें एटमॉस्फेयर वाली ऑक्सीजन जो है 0.04% है, और यहाँ पे हमारे पास 4%, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल वही परसेंटेज है जो आपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ी, 9th क्लास के अंदर भी पढ़ी। केमिस्ट्री का आपका जो एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर है वहाँ पर भी आपने देखी होगी। ये बस स्टूडेंट्स देखें वाटर वेपर्स हैं वो वेरिएबल होते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्यों होते हैं? क्योंकि हम डिफरेंट एयर में सांस लेते हैं तो हमारे पास डिफरेंट वाटर वेपर्स हो सकते हैं। एक्सपायर्ड एयर में सैचुरेटेड होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स वेरिएबल हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर हम साफ हवा में सांस ले रहे हैं तो कम हो सकते हैं, जब गर्दो गुबार वाली हवा है तो वहाँ पे ज़्यादा होंगे। एक्सपायर्ड एयर में चूँकि हमारे सारे एयर्स जो हैं उसको फिल्टर कर लेते हैं तो वहाँ पे तकरीबन ना होने के बराबर है। टेम्परेचर देखें वेरिएबल है, गर्मी में सर्दी का टेम्परेचर और होता है, लेकिन जब हम हवा बाहर निकालेंगे उसका टेम्परेचर जो है वो बॉडी टेम्परेचर के बराबर होता है। ठीक है, अब ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने ये आपका प्रैक्टिकल है, इसको हम इंशाल्लाह बाद में आपके पेपर जब हो जाएंगे फिर आपको इसके लेक्चर्स जो है वो हमारे चैनल पर ही अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिकल्स के लिए भी आप जो है वो अपने इसी चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है, हम वहाँ पे ज़रूर प्रैक्टिकल्स को भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बहुत आसान है। सबसे पहले आपने इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं, जो कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन करनी है। सबसे पहले आपने ब्रोंकाइटिस को करना है। ब्रोंकाइटिस क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखें ITIS जो है ये बायोलॉजी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। जिस लफ्ज़ के एंड पे ITIS आ जाए इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। क्या है? इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन हो जाती है। आपको पता है कि सूजन में कोई भी चीज़ क्या होती है? स्वेल कर जाती है, ठीक है, फूल जाती है, सूज जाती है। ब्रोंकाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन है। ब्रोंकाई है तो ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, ब्रोंकाइटिस की इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आप इसको अगर आपने ये सारा याद करना है तो सारा याद कर लीजिएगा। अगर आपने इन लाइन अगर आपने सिर्फ पास होना है, ठीक है, तो आप जो है वो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके कॉजेज़ को जहन में रखिएगा। ब्रोंकाइटिस के कॉजेज़ क्या होते हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब। देखें नॉर्मल ब्रोंकाई है, यहाँ पे जो है वो कितनी सारी एक्सेसिव सेक्रेशन रिलीज हो गई है। ठीक है, लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्स। अब देखें यहाँ पे ट्यूब की जो दीवारें वो स्वेल कर गई हैं, वो सूज गई हैं, और जो स्वेल कर गई हैं तो अंदर देखें यहाँ पे हवा का रास्ता बड़ा था और यहाँ पे हवा का रास्ता जो छोटा हो गया है, जिसके नतीजे में हवा के गुजरने के लिए रास्ता जो है कम हो जाता है और ट्यूब्स जो हैं वो नैरो हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये कॉजेज़ हैं। इसके कॉजेज़ में वायरसेस भी आ सकता है, बैक्टीरिया भी आ सकता है, या फिर कोई केमिकल इरिटेंट्स भी हो सकते हैं। केमिकल इरिटेंट्स से मुराद है कोई भी केमिकल्स हो सकते हैं, जैसे तंबाकू का धुआं वगैरह। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये ब्रोंकाइटिस है। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपसे पेपर में पूछा जा सकता है वो आपके पास एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या फ़र्क होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने ध्यान में रखना है। एक्यूट किसी भी ऐसी बीमारी जो कि 2 हफ्तों से लेकर 3 माह तक रहे, ठीक है, इसे हम एक्यूट कहते हैं, और जो 3 माह से ज़्यादा रहे वो क्रोनिक होता है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस तकरीबन 2 हफ्ते रहती है। ठीक है, और जो पेशेंट है वो बगैर किसी डैमेज
ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स के रिकवर कर जाता है, सेहतयाब हो जाता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है, ब्रोंकाइटिस है उसके अंदर क्रॉनिक का मतलब होता है खतरनाक किस्म की इन्फ्लेमेशन डेवलप कर जाती है और 3 माह से लेकर 2 साल तक रह सकती है हमारे पास। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपने इसको दरमियान में लाइन लगाकर इस तरफ एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एक तरफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, और फिर इसको फ़र्क को लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें इसके सिम्टम्स हैं, आप इसके सिम्टम्स जो है तकरीबन सबके सेम ही हैं। कफ है, देखें माइल्ड वीजिंग है, ठीक है, उसके बाद फीवर है, चिल्स हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, ये वही सिम्टम्स हैं जो कॉमन है। ठीक है, कफ कहते हैं खांसी को, माइल्ड वीजिंग खरखराहट की आवाज़ को कहते हैं, फीवर बुखार, चिल्स आपको सर्दी लगती है वो कहते हैं ना चिल करो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो सांस की कमी को कहते हैं। ठीक है, अब एक एमसीक्यू है कि मेजर ऑफ पीपल डायग्नोस्ड विद क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आर 45 ईयर्स। ठीक है, जिनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की डायग्नोसिस होती है उनके 45 साल ऐसी उम्र के ऊपर उम्र के जो हैं वो लोग होते हैं। ठीक है, तो आपने इसको जहन में रखना है। स्टूडेंट्स अब देखें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, एम्फीसीमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वोलाई। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो एल्वोलाई की दीवारें हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। नॉर्मल एल्वोलाई की दीवार है और यहाँ पे देखें एल्वोलाई की दीवारें किस तरह से अंदर से टूट फूट गई हैं। ठीक है, ये देखें ये वाला एरिया सारा टूट गया है, ये वाला एरिया सारा यहाँ पे ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है। ठीक है, समझ आ रही है? ठीक है, इसमें जो है वो एल्वोलाई की दीवारों की डिस्ट्रक्शन है। अब जब ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फिर क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन लार्जर सेक्स, बड़ी बड़ी थैलियाँ बन जाती हैं। आप देखें छोटी छोटी थैलियाँ, यहाँ पे बड़ी बड़ी थैलियाँ बन जाती हैं। ठीक है, बट विद द लेस सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। लेकिन गैसेस, अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने इस बात को जहन में रखना है कि जितनी ज़्यादा कोई चीज़ इस तरह से कन्वोल्यूटेड होगी, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। लेकिन जब एक चीज़ इस तरह फर्ज करें, मैं आपसे कहता हूँ कि इसके ये हिस्से टूट जाते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से है एक चीज़, और एक चीज़ हमारे पास इस तरह से है। ठीक है, अब मुझे बताएं एरिया किसका ज़्यादा है? ठीक है, अगर आप एक धागा लें, उसको इस तरह से आप रखें, उसको इस तरह से रखें और फिर धागे की लेंथ को मेजर करें, तो इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है। ठीक है, जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज भी ज़्यादा होता है, जहाँ पे एरिया कम है वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज भी कम होता है। ठीक है, तो जैसे लंग टिश्यू टूट जाते हैं तो लंग्स हैं वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आते। ठीक है, एक्सलेशन के बाद जो हवा है वो इन्हीं बड़ी थैलियों के अंदर ट्रैप हो जाती है। ठीक है, इसको आपने जहन में रखना है। अगर आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से करना है तो आप सिर्फ इतना, इसकी पहली लाइन याद रखें कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि कौन सी बीमारी है जिसमें एल्वोलाई की दीवारें जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एम्फीसीमा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इसको जहन में रखना है। अब आपने जो इसकी चीज़ जहन में रखनी है, ठीक है, आपने को जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो सिम्टम्स है ना एम्फीसीमा की, उसके अंदर क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है हमारे पास, सांस कमी, फटीग कहते हैं, थकान को, रिकरेंट का मतलब होता है बार बार वाक़या होना। ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी बार बार सांस आने के आपको इन्फेक्शन हो रहे हैं, और वजन में कमी, आपने इसके सिम्टम्स जहन में रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या करें, क्योंकि 5 बीमारियां आपके पास है, आपके पास ब्रोंकाइटिस है, एम्फीसीमा है, एस्थमा है, लंग कैंसर है, ठीक है, और ठीक है नमूनिया है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन 5 बीमारियों के सिम्टम्स को एक पेज पे लिख लेना है ताकि सिम्टम्स आपको मिक्स ना हो, क्योंकि पेपर में आपसे किसी भी सिम्टम्स पूछ सकता है। ठीक है, जिसको आपने अच्छी तरह से करना है। यहाँ से इसकी एमसीक्यू आता है कि एम्फीसीमा के सिम्टम्स जो है कब अपीयर होती हैं, जब हमारे पास 50 to 70% जो है वो टिश्यू लॉस होता है, तब हमारे पास एम्फीसीमा के सिम्टम्स जो है वो अपीयर होती हैं। ठीक है, इसके बाद बस आपने इसके सिम्टम्स और ये एमसीक्यू जहन में रखना है, एम्फीसीमा के डेफिनेशन, ठीक है, और ये आपने इसके सिम्टम्स लिख देने अगर वो आपसे शॉर्ट में पूछता है। स्टूडेंट्स, नमूनिया जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। नमूनिया किसे कहते हैं, इन्फेक्शन है लंग्स का, अगर ये दोनों लंग्स को अफेक्ट कर जाए तो इससे हम क्या कहते हैं, डबल नमूनिया कहते हैं। डबल नमूनिया आपसे पूछ सकता है। स्टूडेंट्स, आगे इसका कॉज है हमारे पास, क्या है, कॉज नमूनिया। अब ये कॉज है ना, नमूनिया के अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, नमूनिया के कॉजेज क्या है, तो आपने नमूनिया का कॉज लिखते वक्त एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाए। क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाए। अब स्टूडेंट्स याद रखें इसके, आपने तो एक तो स्पेलिंग अच्छी तरह से याद रखने, और दूसरा ये कि जब आप इसको जो है जब आप लिखेंगे तो इस साइंटिफिक नेम को लिखने का रूल ये है कि जब आप उसे लिखेंगे तो आप उसे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो आपने इसको अंडरलाइन जो है वो लाजमी करना है जब आप इसे लिखें। इसके अलावा कुछ हमारे पास वायरसेस हैं और फंगल इन्फेक्शन हैं जो कि नमूनिया का सबब बन सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स तो है इसके बाद अगर आपने यहाँ पे वो बताता है कि जब जो है वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से मुराद है, अगर वो कोई बैक्टीरिया है, वायरस है या फंगस है, जब हमारे लंग्स के अंदर दाखिल होती है तो वहाँ पे जाके वो पहले सेटल होती है, ठीक है, अपने आप को स्टेबल करती है, फिर वो डिवाइड होती है, फिर लंग्स के टिश्यू को डैमेज करती है। और आपको पता है कि बाहर से जब हमारी बॉडी के अंदर बाहर से चीज़ें आती हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो फ़ौरन से एक्टिवेट हो जाते हैं, वहाँ पे आते हैं, उनके साथ लड़ते हैं। जब लड़ते हैं तो कुछ वाइट ब्लड सेल्स की डेथ भी होती है जो कि हमें पस की शक्ल में नज़र आती है। ठीक है, तो जो एरिया है वो सारा फ्लूइड और पस से भर जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छी तरह से में रखना है। उसके बाद ये इसके सिम्टम्स हैं, क्या हैं, अब इसके सिम्टम्स में क्या, कोल्ड सर्दी लगती है, ठीक है, जिसके बाद आपको हाई फीवर हो जाता है, शिवरिंग कपकपाहट होती है, ठीक है, और कफ खांसी होती है स्पटम प्रोडक्शन के साथ। ठीक है, स्पटम, ठीक है, जिसे आप लोग बलगम भी कह सकते हैं, ठीक है, या स्लाइवा थूक भी कह सकते हैं, ये एक्सेसिव इसकी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसकी इंपॉर्टेंट सिम्टम है। जब आपसे सिम्टम्स पूछे तो आपने इसको लाजमी लिखना है। जो पेशेंट स्किन कलर है वो हो जाता है डस्ट, फिर पर्पलिश हो जाता है, क्योंकि पूरा
ऑफ ब्लड की वजह से। आपने ध्यान रखना है हमारा ब्लड का ऑक्सीजन कलर है जो वो डार्क रेड जो है ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है उसका कलर जो है वो हमारे पास और होता है, लेकिन जब उसके साथ ऑक्सीजन नहीं होती तो उसका कलर जो है वो डस्की या पर्पलिश हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा वैक्सीन भी अवेलेबल हैं, ठीक है, चूँकि बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो हमने आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने ड्रग्स के चैप्टर के अंदर फार्माकोलॉजी में कि बैक्टीरिया को मारने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चूँकि बैक्टीरिया की वजह से है तो इसे एंटीबायोटिक देनी है, ठीक है। अब ये आपका एक और एमसीक्यू है कि एंटीबायोटिक की डिस्कवरी से पहले एक तिहाई जो नमूनिया के पेशेंट्स थे वो उनकी डेथ हो जाते थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये नमूनिया के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। ये आप देख भी सकते हैं नॉर्मल एल्वोलाई हैं और ये एल्वोलाई हैं जो कि पस से सारी भरी हुई हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स के बाद हमारे पास अस्थमा है। अस्थमा के अंदर आपने क्या करना है, अस्थमा जो है ये एलर्जी की शक्ल, इसे उर्दू में दमा कहते हैं। इसमें हमारे पास ब्रोंकाई की सूजन हो जाती है, ज़्यादा म्यूकस की प्रोडक्शन होती है, वो जो हवा के रास्ते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं। अस्थमा के मरीज़ों में क्या होता है, ठीक है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूज जो है वो स्टूडेंट्स ये इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट आपने यहाँ से इसका करना है कॉज, ठीक है। वो आपसे पूछेगा व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एस्थमा, तो आपने एस्थमा के कॉजेज में यहाँ से लिखना है। एस्थमा के कॉजेज में हमारे पास है एलर्जेंस। एलर्जेंस किससे कहते हैं, अभी एलर्जेंस आपसे अलग से पूछ सकता है। एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, एलर्जेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स इस सर्विस के एंड पे जेन आ जाए ना उसका मतलब, ठीक है, मिसाल के तौर पर है एलर्जन, तो जेन है, जेन का मतलब होता है जनरेट करना, पैदा करना, ठीक है। तो एलर्जन मतलब एलर्जी पैदा करने वाली चीज़ें। इस तरह हम आगे हम एक लफ्ज़ पढ़ेंगे कार्सिनोजन, क्या पढ़ेंगे, कार्सिनोजन। कार्सिनोजन क्या करेगा, जेन का मतलब पैदा करना, कार्सिनो मतलब कैंसर, कैंसर को पैदा करना, ठीक है। तो ये आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, परफ्यूम्स हो गए, खुशबू, पोलन्स वगैरह, ठीक है, ये सारे क्या हैं, एलर्जेंस हैं, ठीक है। जब हमारी बॉडी किसी भी इस किस्म के एलर्जन से एक्सपोज होती है, नज़र आती है, ठीक है, तो हम ठीक है तो हमारी बॉडी में फ़ौरन से एक रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में फ़ौरन से जो एल्वोलाई वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से सांस का मसला बनता है, ठीक है। तो आपने अस्थमा की डेफिनेशन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। और ये आपने इसके कॉजेज़ लिख देने, इसके एलर्जेंस इसके कॉजेज़ हैं, ठीक है। और ये आपने इसके सिम्टम्स ध्यान में रखनी है। इसके सिम्टम्स क्या हैं अस्थमा की, वो कहते हैं हर शख्स से एक शख्स से दूसरी शख्स तक वेरी करती हैं, ठीक है। अब इसकी जो अहम सिम्टम्स के अंदर है शॉर्टनेस, सांस में कम है, खास तौर पर एक्सर्शन पर आराम कर रहे हैं या नाइट के वक्त, ठीक है। विजिंग जो है, खरखराहट की आवाज़, ठीक है। कफ, खांसी और चेस्ट टाइटनेस, सीने में तंगी होती है, ठीक है। सिम्टम्स आपने ध्यान में रखने हैं। और इसकी आपने देखा अस्थमा के मरीज़ जो हैं वो अपने साथ डायलेटर्स रखते हैं, ठीक है। जब कभी भी जो है उन्हें सांस की तंगी होती है, ठीक है, वो उसको इनहेल करते हैं और जो है उसको बेहतर फील करते हैं, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है कि अस्थमा का ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, बहुत आसान है, पहला चैप्टर है, ठीक है। और इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे, ठीक है, क्योंकि आसान भी है और आप लोगों इसे अच्छी तरह से पढ़ा भी हुआ है और मैंने आप अच्छी तरह से आपको बता भी दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये नॉर्मल ब्रोंकाई हैं। यहाँ पे जब एलर्जन आते हैं तो इस तरह से बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस का मसला होता है। अब जब हम इनहेलर्स देते हैं उस इनहेलर्स के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि इसको डायलेट कर देते हैं, इसको वापस इस तरह की शक्ल का बना देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो अगला टॉपिक है हमारा वो हमारे पास क्या है, लंग कैंसर है। कैंसर किसे कहते हैं, कैंसर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि अब नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ सेल्स को कहते हैं। किसे कहते हैं, अब नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ सेल्स को कहते हैं, कैंसर कहते हैं, ठीक है। सेल्स की बेकाबू तकसीम, ठीक है। अब ब्रेन कैंसर क्या होता है, ब्रेन के अंदर सेल्स की बेकाबू तकसीम, ठीक है। तो लंग कैंसर क्या है, यहाँ पर हमारे पास लंग्स के अंदर हमारे पास जो है वो सेल्स की बेकाबू तकसीम हो जाती है, इसे हम लंग कैंसर कहते हैं, ठीक है। और वो जो सेल्स हैं वो मुसलसल तकसीम होते रहते हैं, ठीक है, और वो ट्यूमर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप इसकी लंग कैंसर की आप डेफिनेशन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसके सिम्टम्स हैं, तो आपने बताना है कि कॉमन सिम्टम्स क्या होती हैं, ठीक है। वही स्टूडेंट देखें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो तकरीबन सब में कॉमन है, क्योंकि रेस्पिरेटरी जितने भी डिसऑर्डर्स हैं सब में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वेट लॉस भी सबके अंदर कॉमन है, कफिंग भी सबके अंदर कॉमन है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छी तरह से जहन में रखना है, ठीक है। अब इसके मेन कॉजेज़ क्या हैं, आपने इसके कॉजेज़ जहन में रखने हैं, ठीक है। कार्सिनोजेंस मैंने आपको बताया था, कैंसर कॉजिंग फैक्टर्स, क्योंकि जितना भी लंग कैंसर है हमारे पास वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह स्मोकिंग है, और जो स्मोकिंग है स्मोकिंग के धुएं के अंदर हमारे पास बहुत सारे कैंसर कॉज करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं, और इसके अंदर आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ठीक है। आयोनाइजिंग रेडिएशन से मुराद आपने केमिस्ट्री के अंदर बल्कि फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होंगे, अल्फा पार्टिकल्स पढ़े होंगे आपने, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़े होंगे बीटा पार्टिकल्स आपने, और गामा रेज आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये जो हैं हमारे आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, गामा रेज हमारे पास, ठीक है, गामा रेज, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये क्या होती हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। तो आपने इसको जो है वो जहन में रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक आप स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर की बहुत बड़ी वजह है, ठीक है। यहाँ तक आपने इसकी वजूहात देखनी है। स्टूडेंट्स आपने इसके कॉजेज़ और सिम्टम्स वगैरह को कैसे लिखना है इसको भी देख लें एक मरतबा मेरे साथ, ठीक है। आपने इसके जब आपने फ़र्ज़ करें आपसे पूछिए कि इसके कॉजेज़ लिखें, तो आपने बताना था कॉजेज़ ऑफ लंग कैंसर, और
ठीक है, इसके कॉजेज की हेडिंग देकर तो आपने यहाँ पे लिखना है कॉजेज ऑफ लंग कैंसर। उसके बाद स्टूडेंट इस तरह से एक एरो लगाना है, यहाँ पे आपने लिख देना है कार्सिनोजन, उसके बाद फिर एरो लगाना है, फिर लिख देना है आयोनाइजिंग रेडिएशन, फिर एरो लगाना है, फिर आपने लिख देना वायरल इन्फेक्शन, फिर एरो लगाना है, फिर आपने लिख देना है स्मोकिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपने एरो बना के सिम्टम्स को लिखना है, और आपने जब सिम्टम्स लिख और कॉजेज, ठीक है, जब आपने सिम्टम्स भी लिखनी है तो भी आपने वो इसी तरह से लिखनी है। ठीक है, और बायोलॉजी का सारा पेपर जो है वो आपने, बायोलॉजी नहीं बल्कि सारे साइंसी सब्जेक्ट्स का आपने सारा पेपर जो है वो इस तरह एरो बना के या फिर आप इस तरह से बुलेट्स बना दें, इनकी तरह करना है। मुझे एरो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि आप इसी तरह से करें, क्योंकि जब आप पॉइंट्स की शक्ल में लिखेंगे तो आपका पेपर जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका एक MCQ है, 1.3 मिलियन डेथ्स हुई हैं, ठीक है, लंग कैंसर की वजह से एनुअली सालाना, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट MCQ कि सिगरेट के धुएं के अंदर कितने कार्सिनोजेंस होते हैं, 50 कार्सिनोजेंस हमारे पास सिगरेट के धुएं के अंदर होते हैं। ठीक है, तो आपने इसको देख लेना है। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है पैसिव स्मोकिंग के। पैसिव स्मोकिंग क्या होता है, ठीक है, ठीक है, एक सिगरेट का एक हमारे पास सिगरेट है, उसके किनारे से जो बंदा पी रहा है उसके आगे फिल्टर लगा होता है हमारे पास। सपोज ये एक सिगरेट है हमारे पास, ठीक है, सिगरेट का आगे ये बंदा पी रहा है, यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, ये फिल्टर है। अब पीछे से यहाँ से फर्ज करें आप धुआं निकल रहा है, अब इस धुएं को जब कोई दूसरा बंदा ले रहा है तो ये धुएं के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, जब कोई दूसरा बंदा इसको इनहेल करेगा तो ये सारे केमिकल्स जो हैं वो उसकी बॉडी के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब चाहे वो सिगरेट नहीं भी पी रहा लेकिन वो सारे केमिकल्स उसके जिस्म के अंदर जा रहे हैं, तो वो किस्म की स्मोकिंग कर रहा है। इस किस्म की स्मोकिंग को हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपसे पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने यहीं तक करना है, नीचे आपने नहीं करना। ठीक है, ये WHO इस पर काम कर रही है। ठीक है, इसको देखिए, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। यहाँ से स्टूडेंट्स आपने MCQ जहन में रखने हैं। 4000 केमिकल्स होते हैं, ठीक है, तंबाकू के धुओं के अंदर 4000 केमिकल होते हैं, उसमें से 50 जो है वो कैंसर कॉजिंग होते हैं। इसको आपने जहन में रखना। उसके बाद आपने एक लाइन देखनी है कि सिगरेट का जो धुआं है ये आपको सर से पाँव से ले सर के, ठीक है, सर से लेकर पाँव के अंगूठे तक अफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, बॉक्स में होता है, बच्चे इसको पढ़ते भी कम है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, निकोटीन क्या होता है, व्हाट इज़ निकोटीन, तो आपने बताना है कि निकोटीन आपके पास क्या है। निकोटीन जो है वो आपके पास एक केमिकल होता है, ठीक है, जहर है बेसिकली, जिसको माजी के अंदर ना इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है हशरात को मारने के लिए, इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, लेकिन ये सिगरेट के धुएं के अंदर होता है। तो आप इमेजिन करें कि एक ऐसी चीज़ जो कि माजी में कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती थी वो आपके सिगरेट के धुएं के अंदर है और आप उसे खुद भी इनहेल कर रहे हैं, तो कितनी ख़तरनाक चीज़ है। ठीक है, तो ये आपने इसके आपने ये डेफिनेशन है इसकी, और इसके बाद ये इसके इफेक्ट्स की हेडिंग देकर, ठीक है, निकोटीन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं तो आपने ये लिख देना कि जब इसे इनहेल किया जाता है तंबाकू के धुएं के साथ तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचती है। ठीक है, और ना सिर्फ जो है वो आर्टरीज की दीवारों को हार्ड कर देती है बल्कि हमारे ब्रेन टिश्यूज़ को भी डैमेज करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने ये जहन में रखनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हैं ये आपके एक MCQ जो है WHO, यहाँ भी देख लीजिएगा कि हमारे पास जो है वो WHO के मुताबिक जो रेट ऑफ स्मोकिंग है वो डेवलप्ड वर्ल्ड में कम है। ठीक है, डेवलप्ड वर्ल्ड में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या ऐसे मुल्क जो तरक्की कर चुके हैं जैसे अमेरिका, चाइना, रशिया, उसके बाद है इंग्लैंड, ठीक है, उसके बाद है फ्रांस। ठीक है, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। जैसा हमारा मुल्क है इंडिया है, बांग्लादेश है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इसकी रेशो क्या है, 3.4% है 2002 के सर्वे के मुताबिक। ठीक है, तो इसको एक MCQ है, आपने इसको जहन में रखना है। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स ये आपका इंपॉर्टेंट एक MCQ आता है कि वर्ल्ड टबाको डे जो है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 31 मई को। इसको आपने जहन में रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है स्टूडेंट्स आपने इस लाइन को जहन में रखना है, जो स्मोकिंग है अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि स्मोकिंग जो है वो सिर्फ लंग का कैंसर का सबब बनती है, जबकि स्मोकिंग की वजह से किडनीज का कैंसर भी होता है, ओरल कैविटी का कैंसर भी होता है, लैरिंक्स का भी, ब्रेस्ट कहते हैं सीने को, ब्लैडर कहते हैं पेशाब की थैली को। ठीक है, तो इन सब का इन्फेक्शन भी हमारा कैंसर होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये एग्जामिनर का फेवरेट MCQ आपसे पूछता है कि स्किन जो है वो कैंसर करती है कहाँ पर, वो आपको पहले ऑप्शन दे देगा लंग्स, क्या दे देगा, लंग। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट भाग के इस MCQ को टिक कर लेंगे। ठीक है, अब वो आगे उसने ऑप्शन दिया होगा B में, उसने लिखा होगा ओरल कैविटी, क्या लिखा होगा, ओरल कैविटी, और उस आगे लिखा होगा फर्ज करें C में लिखा होगा ब्रेस्ट, क्या लिखा हुआ है, ब्रेस्ट। अब स्टूडेंट्स जो है इस पर गौर ही नहीं करते। ठीक है, और फर्ज करें कि उसने D में लिखा हुआ है ऑल ऑफ दीज, क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑफ दीज। अब इसका सही आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, ना कि इसका सही आंसर लंग्स है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अपने MCQ गलत कर लेते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपने स्टूडेंट्स। उसके बाद ये चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ स्मोकिंग अफेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, जो स्मोकिंग है वो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पर किस तरह से असरअंदाज होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इसको जहन में रखना है कि स्मोकिंग जो है वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम पर किस तरह से असरअंदाज होती है। ठीक है,
तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो स्मोकिंग जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे होती है, स्मोकिंग सिगरेट के धुएं के अंदर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जब हमारे जिस्म के अंदर जाती है तो हमारे जो हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी को कम कर देती है। बहुत सारे दूसरे केमिकल्स होते हैं सिगरेट के धुएं के अंदर जो कि हमारे जिस्म के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं खून को जमाने वाले, खून बेसिकली क्लॉटिंग का काम करते हैं सेल्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स की तादाद को बढ़ा देते हैं। ज़्यादा प्लेटलेट्स जो है वो जब ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, तो खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है और आर्टरियोस्क्लेरोसिस, आर्टरी मतलब आर्टरीज, स्क्लेरोसिस कहते हैं हार्डनिंग को, आर्टरीज जो है वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ हैं, आपने इसको भी जहन में रखना है, ठीक है। जो हमारे पास स्मोकिंग है वो ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के रिस्क को कितना बढ़ा देती है, 2 से 4 गुना, और नमूनिया के रिस्क को 4 गुना बढ़ा देती है। अब यहाँ पे बच्चे एमसीक्यूज़ में गलती करते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने एक पेज लेके सिंपल आपने लिख देना है टीबी का खतरा जो है स्मोकिंग की वजह से 2 से 4 टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। और आपके पास जो है, ठीक है, नमूनिया का खतरा जो है वो स्मोकिंग की वजह से कितना बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है 4 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आपने एमसीक्यू जहन में रखने हैं। उसके बाद आपने बताना है टूथ लॉस का खतरा जो है वो 2 से 3 गुना। अब आप एक उसी पेज के ऊपर या इसी बुक के ऊपर आप जो है कहीं पर ये सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लें, टूथ लॉस के ऊपर जो है वो कितना है, 2 से 3 गुना जो है वो खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। 2 से 3 गुना हमारे पास जो है वो दांतों के गिरने का खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद आपने यहाँ पे ये 2 एमसीक्यूज़ हैं, इसको भी आपने जहन में रखना है कि जो नॉन स्मोकर्स हैं, ठीक है, जिनमें जो कि देखिए यहाँ पे देखें आप, नॉन स्मोकर एक्सपोज टू सेकंड हैंड स्मोक आर एट होम और एट वर्क इंक्रीज देयर हार्ट डिजीज रिस्क। मतलब ऐसे बंदे ठीक है जो कि तंबाकू नोशी तो नहीं करते, लेकिन उन लोगों के साथ रहते हैं जो कि तंबाकू नोशी करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनके अंदर हमारे पास जो है वो हार्ट डिजीज़ का जो रिस्क है वो 25 to 35%, जबकि हमारे पास जो लंग कैंसर का रिस्क है वो 20 to 30% बढ़ जाता है। अब स्टूडेंट्स ये 2 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स जो हैं, ये अक्सर बच्चे जो हैं इसको गलत कर देते हैं, आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है, कि हार्ट डिजीज़ का रिस्क कितना है 25 to 30% और लंग कैंसर का कितना है 20 to 30%। आपसे अक्सर बच्चों से ये पूछता है कि बोर्ड वाला पूछता है हार्ट डिजीज़ का रिस्क कितना बढ़ जाता है, वो बच्चे इसको टिक कर देते हैं। वो उनसे पूछता है कि लंग कैंसर क्या रिस्क कितना बढ़ जाता है, बच्चे इसको टिक कर देते हैं। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना, हार्ट का आपने याद रखना है 25 से 30 और लंग कैंसर का 20 से 30, और ये वाले एमसीक्यूज़ तो आपने सारे याद करने ही हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा पास जो है ये चैप्टर हमारा मुकम्मल हो गया है। ये आप एक्सरसाइज के शॉर्ट पे एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, आप लोग इनको एक मरतबा देख सकते हैं, ठीक है। अगर आसान है, अगर आपने चैप्टर किया है, आप लोगों की एक किस्म की एक्सरसाइज है, अगर आप लोगों ने इसे पहले से मार्क किया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो आप लोग इसे मार्क करें। और अगर आपको कोई एमसीक्यू को आंसर नहीं आता, ठीक है, तो आप लोग जो है वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आ रहा, ठीक है, तो हम जो है वो आप लोगों को इसका आंसर बता देंगे। ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया, तो ये आप लोगों की किस्म की एक्सरसाइज है कि आप लोगों ने इनके आंसर्स को सॉल्व करना है, इनके आंसर्स को लिखना है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ से ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे, इंस्ट्रूमेंट और लेंटिसल में आपने फ़र्क याद करना है। अब स्टूडेंट्स ये नेजल कैविटी से लेकर एल्वोलाई तक का आपने पाथवे, तो आपने क्या करना है, सारा पाथवे ड्रॉ करना होता है, ठीक है। मैं आपको सारा कर तो नहीं रहा यहाँ पर, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। नेजल कैविटी इस तरह, फिर आपने एक एरो लगाना होता है, एरो लगाने के बाद आपने नेजल कैविटी से आपको पता है कहाँ पे जाती है हवा, ठीक है, आपके पास जाती है फेरेंक्स के अंदर, ऐसे ही है ना, ठीक है। फेरेंक्स से कहाँ पे जाती है, फेरेंक्स से आगे जाती है लैरिंक्स के अंदर, ठीक है, और लैरिंक्स से आगे कहाँ पे जाती है, वो लैरिंक्स से आगे जाती है वो, ठीक है, आपके पास ट्रिकिया के अंदर, सांस के अंदर, ठीक है, ट्रिकिया के जाती है, ट्रिकिया जाती है ब्रोंकाई में, ठीक है, ब्रोंकाई के बाद वो कहाँ पे जाती है, ब्रोंक्यूल्स में, कहाँ पे जाती है, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स के बाद वो कहाँ पे जाती है, एल्वियोलर डक्ट्स में, कहाँ पे जाती है, ठीक है, एल्वियोलर डक्ट्स में, और एल्वियोलर डक्ट्स के बाद वो कहाँ पे जाएगी, एल्वेलाई के अंदर, ठीक है। तो ये आपको पूरा पाथवे बन गया, आपको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास चैप्टर नंबर 10 था। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि ये हमें इस किस्म की वीडियोज़ बना के जारी की जाएँ, ठीक है। तो हमारे प्लेटफॉर्म से आपके लिए ये सहूलत भी मैसर है, ठीक है। अब इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप सारे चैप्टर को जो है आपका एनालिसिस हो जाएगा और सारे चैप्टर को जो है आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, ठीक है, आप अपने फेलोज़ के साथ इसको शेयर करें ताकि एग्ज़ाम से पहले वो अपने चैप्टर्स की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लें और वो अच्छे नंबरों से जो है वो पास हो जाएं। बायोलॉजी में पास होना कोई मुश्किल बात नहीं है, 10th की पेयरिंग तो है भी बहुत आसान, आप बहुत कम तैयारी के साथ बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं, ठीक है, आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहना है। तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में।